आज के लेक्चर में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जिनमें सिर्फ हमने कैलकुलेशंस करनी है। क्वेश्चन ये है कि कंप्यूट करना है आपने कर्वेचर, टॉर्शन, यूनिट टेंजेंट, यूनिट नॉर्मल, यूनिट बाई नॉर्मल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। इन कर्व्स के लिए जो गिवन है हमने मालूम करनी है 5 चीज़ें: कर्वेचर, टॉर्शन, यूनिट टेंजेंट, यूनिट नॉर्मल और यूनिट बाई नॉर्मल। और वेरीफाई करना है फ्रेनेट-सीरेट इक्वेशंस को। फ्रेनेट-सीरेट इक्वेशंस को वेरीफाई करना है कि वो सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही। वैसे तो हमने प्रूफ की हैं, कंफर्म है कि वो सेटिस्फाई होती हैं, लेकिन इस स्पेशल क्वेश्चन में हमने उनको चेक करना है। याद करवा देता हूँ, फ्रेनेट-सीरेट इक्वेशंस क्या हैं? यूनिट टेंजेंट का डेरिवेटिव कर्वेचर इंटू नॉर्मल के इक्वल है, यूनिट नॉर्मल का डेरिवेटिव माइनस कर्वेचर इंटू टेंजेंट प्लस टॉर्शन इंटू बाई नॉर्मल के इक्वल है, और बाई नॉर्मल का डेरिवेटिव माइनस टॉर्शन इंटू एन के इक्वल है। ये काम हमने करने हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पेश आएगी कर्व के डेरिवेटिव्स की विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर कर्व यूनिट स्पीड होगी तो कर्वेचर हम मालूम कर लेंगे कैसे? उस यूनिट स्पीड कर्व के डेरिवेटिव के मैग्नीट्यूड से, अगर यूनिट स्पीड होगी। और अगर यूनिट स्पीड नहीं होगी तो कर्वेचर हम मालूम कर लेंगे गैमा डॉट गैमा डबल डॉट का क्रॉस ओवर गैमा डॉट के मैग्नीट्यूड का क्यूब। ये कैसे मालूम कर लेंगे? डिफाइन किया हुआ था कि कर्वेचर जो है वो गैमा डबल डॉट एस का मैग्नीट्यूड होता है। और अगर कर्व यूनिट स्पीड नहीं होगी तो कर्वेचर ऐसे मालूम कर लेंगे। इस तरह से फर्नेट फार्मूलाई के अकॉर्डिंगली, चूँकि बी यूनिट का डेरिवेटिव माइनस टॉर्शन एन है, तो अगर बी यूनिट आप मालूम कर लेंगे तो टॉर्शन कैसे मालूम कर सकेंगे? बी यूनिट के डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपके पास टॉर्शन आ जाएगी। और अगर डायरेक्ट करना चाहेंगे तो टॉर्शन मालूम कर सकेंगे आप गैमा डॉट क्रॉस गैमा डबल डॉट डॉट गैमा ट्रिपल डॉट ओवर गैमा डॉट क्रॉस गैमा डबल डॉट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। लेकिन हमने चूंकि बाय नॉर्मल कैलकुलेट करना है, उसने कहा है, तो हम इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए टॉर्शन कैलकुलेट करेंगे बाय नॉर्मल के डेरिवेटिव के मैग्नीट्यूड से। और कर्वेचर के लिए देख लेंगे, यूनिट स्पीड हुई तो कर्व के डबल डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड या टेंजेंट के डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें कर्व गिवन है गैमा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं गैमा डॉट टी, डेरिवेटिव सिंपल डेरिवेटिव्स के रूल। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव लेते हैं, पावर 3/2 से मल्टीप्लाई किया, पावर को 3/2 में से कम करेंगे तो 1/2 आ जाएगी। फिर 1 प्लस टी का डेरिवेटिव लेंगे जो 1 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह सेकंड कोऑर्डिनेट में पावर 3/2 से मल्टीप्लाई किया, पावर को एक कम किया, 1/2 हो गई, और 1 माइनस टी का डेरिवेटिव -1 आ गया। और थर्ड कोऑर्डिनेट में टी का डेरिवेटिव 1, तो 1/2 का स्क्वायर रूट। तो गैमा डॉट टी जो है वो मेरे पास आ गया, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस टी का स्क्वायर रूट ओवर 2, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 माइनस टी का स्क्वायर रूट ओवर 2 और 1/2 का स्क्वायर रूट। ये मेरे पास गैमा डॉट आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकाल के चेक कर लेते हैं। अगर यूनिट है तो यही यूनिट टेंजेंट भी है। गैमा डॉट का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? x का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 1 प्लस टी ओवर 4 प्लस y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो 1 माइनस टी ओवर 4 प्लस z का स्क्वायर 1/2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर जो है वो 2 हो जाएगा, और इस सारे का स्क्वायर रूट। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस टी प्लस 1 माइनस टी प्लस 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, इसका स्क्वायर रूट। टी कैंसिल हो गए,
1 + 1 2 + 2 4/4 यानी 1 आ गया। गैमा डॉट टी का नाम 1 आ गया, इसका मतलब है कर्व इज यूनिट स्पीड। कर्व हमारी यूनिट स्पीड है। अगर कर्व यूनिट स्पीड है तो हम आसानी से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यही जो गैमा डॉट का डेरिवेटिव है ये हमारा यूनिट टेंजेंट आ गया, 1 + t का स्क्वायर रूट ओवर 2 -1 - t का स्क्वायर रूट ओवर 2 और 1/2 का स्क्वायर रूट। एक आंसर हमारे पास आ गया यूनिट टेंजेंट का। ये जो यूनिट टेंजेंट आया है इसका डेरिवेटिव लेते हैं, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो नॉर्मल आ जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड जो है वही कर्वेचर होगा। उसके लिए ये फ्रेनेट सीरेट फार्मूला है, इसको तो वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी की मदद से तो हम हल करने लगे हैं। और हम इस वक्त कर रहे हैं इसका डेरिवेटिव, टी यूनिट का डेरिवेटिव। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1/4 हो जाएगा। 1 + t की पावर 1 कम करेंगे तो 1 + t की पावर -1/2 हो जाएगी और 1 + t का डेरिवेटिव 1। इसी तरह से सेकंड में ये नीचे वाला 2 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को 1 कम करेंगे -1/2 और फिर 1 - t का डेरिवेटिव -1 और थर्ड कोऑर्डिनेट में कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। ये जो टी टेंजेंट का डेरिवेटिव है ये हमारे पास इक्वल आ गया। इसको नीचे लिख लें तो 1 + t का स्क्वायर रूट हो जाएगा, नीचे 4 है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/4 और 1 + t का स्क्वायर रूट। सेकंड कोऑर्डिनेट में 1/4 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और ये नीचे चला जाएगा 1/4 और 1 - t की पावर -1/2 जो है वो 1 - t का स्क्वायर रूट हो गया और ये साथ में 0 आ गया। जो हमारा कर्वेचर है वो इस t यूनिट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ये t यूनिट को आप ये भी कह सकते हैं, ये गैमा डबल डॉट t का मैग्नीट्यूड लेने लगे हैं। और मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे? x का स्क्वायर, जब इस x का स्क्वायर लेंगे तो 1/16 1 + t प्लस y का स्क्वायर 1/16 1 - t प्लस z का स्क्वायर 0 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। ये मैं रेस कर रहा हूँ, ये मैं लिखे रख रहा हूँ, इनकी मुझे ज़रूरत है। और कर्वेचर मेरे पास आ जाएगा 16 और 1 + t और 1 - t एलसीएम ले लें। फर्स्ट टर्म में ऊपर 1 - t मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड टर्म में ऊपर 1 के साथ 1 + t मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट। ये t प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गए, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 16 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा और 1 + t और 1 - t का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या आ गया? कर्वेचर का आंसर आ गया। चाहे तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लें a + b और a - b के फार्मूले से, ये बन जाएगा 1 - t स्क्वायर और ऊपर का स्क्वायर रूट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कर्वेचर का आंसर आ गया हमारे पास। हमने अभी तक कैलकुलेट कर लिया है क्या? यूनिट टेंजेंट और कर्वेचर। इस फ्रेनेट सीरेट फार्मूला को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी कर्व यूनिट है, डायरेक्ट ही ये चीज़ें वेरीफाई हो रही हैं, यहीं से बल्कि हम कह लें कैलकुलेशंस कर रहे हैं कर्वेचर निकालने के लिए। अगर कर्व यूनिट स्पीड ना होती तो फिर हम ये चीज़ें वेरीफाई करते। ये वाला फार्मूला और ये वाला फ्रेनेट सीरेट फार्मूला हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कर्व यूनिट स्पीड ना होती तो फिर वेरीफाई करते। इस वक्त हमने सिर्फ ये वाले फार्मूले को वेरीफाई करना होगा। और ये जो हमने यूनिट टेंजेंट का डेरिवेटिव लिया है, जब इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल। नॉर्मल किसके इक्वल है? इस डेफिनेशन के मुताबिक नॉर्मल इसके इक्वल है, तो हमारे पास नॉर्मल बनेगा
यूनिट टेंजेंट का डेरिवेटिव ओवर इसका मैग्नीट्यूड। यूनिट टेंजेंट का डेरिवेटिव हमारे पास ये है 1/4 1 प्लस टी का स्क्वायर रूट 1/4 1 माइनस टी का स्क्वायर रूट और 0, और इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, यूनिट टेंजेंट के मैग्नीट्यूड से या कह लें नॉर्म से, जो हमारे पास कितना है 1/8 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा और अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हमारे पास बन जाएगा 8 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर 4 1 प्लस टी का स्क्वायर रूट। इस तरह सेकंड कोऑर्डिनेट में 8 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर 4 1 माइनस टी का स्क्वायर रूट, और 0 के साथ ये मल्टीप्लाई भी होगा तो ये 0 ही रहेगा, यानी हमारे पास यूनिट नॉर्मल फिलहाल आ गया। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, और क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था और 1 माइनस टी स्क्वायर बनाया था, 1 प्लस टी और 1 माइनस टी, 1 प्लस टी का स्क्वायर रूट नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 माइनस टी रह जाएगा, और 8 है, और अगर आप इस 4 को भी स्क्वायर रूट के नीचे लिख लें तो ये 16 बन जाएगा। इस तरह सेकंड कोऑर्डिनेट में 8 एज इट इज़, और 1 माइनस टी और 1 प्लस टी फैक्टर्स बन के 1 माइनस टी का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस टी रह जाएगा, और इस 4 को भी स्क्वायर रूट के नीचे लिख लें तो 16 हो जाएगा, और ये थर्ड कोऑर्डिनेट 0। इसमें थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कि ये 8 कैंसिल हो सकता है, 8 2 16, यानी ये बन जाएगा 1 माइनस टी ओवर 2 का स्क्वायर रूट 1 प्लस टी ओवर 2 का स्क्वायर रूट और 0। ये हमने कैलकुलेट कर लिया है यूनिट नॉर्मल। यूनिट नॉर्मल भी कैलकुलेट कर लिया। ये जो यूनिट टेंजेंट कैलकुलेट किया था मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मुझे ज़रूरत पेश आएगी इसकी। कैलकुलेट करने लगा हूँ बाई नॉर्मल, यहाँ पे कैलकुलेशंस करूँगा, लेकिन इस हिस्से को मैं अरेज नहीं कर रहा, मुझे इसी तरह का एक पार्ट और भी करना है। इस निचले हिस्से को अरेज करके यहाँ मैं बाई नॉर्मल कैलकुलेट करने लगा हूँ। जी, बाई नॉर्मल कैसे कैलकुलेट किया जाए? टेंजेंट और नॉर्मल की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको याद होना चाहिए कि जो हमारे पास टेंजेंट, नॉर्मल और बाई नॉर्मल हैं, ये राइट हैंडेड सिस्टम बनाते हैं, तो बाई नॉर्मल कैलकुलेट किया जा सकता है टेंजेंट और नॉर्मल के क्रॉस प्रोडक्ट से। बाई नॉर्मल इक्वल है टेंजेंट क्रॉस नॉर्मल, और याद है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हल करते हैं? डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो आई, जे और के, सेकंड रो में टेंजेंट के कंपोनेंट्स। टेंजेंट के कंपोनेंट्स हमारे पास वो मौजूद हैं 1 प्लस टी का स्क्वायर रूट ओवर 2 माइनस 1 माइनस टी का स्क्वायर रूट ओवर 2 और 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। और थर्ड रो में नॉर्मल के कंपोनेंट्स भी मौजूद हैं हमारे पास 1 माइनस टी ओवर 2 होल का स्क्वायर रूट, 1 प्लस टी ओवर 2 होल का स्क्वायर रूट और 0। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, और आई कंपोनेंट के साथ आ जाएगा हमारे पास ये 0 हो गया, माइनस इन दो का प्रोडक्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होके 2 रह जाएगा, ऊपर 1 प्लस टी का स्क्वायर रूट ओवर 2 आ गया। और माइनस फार्मूले का जे के साथ जब डिटर्मिनेंट हल करेंगे, इन दो का प्रोडक्ट 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस इन दो का प्रोडक्ट एक दफ़ा फिर 2 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में 2 रह जाएंगे, और न्यूमिनेटर में 1 माइनस टी का स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस के इंटू के के साथ इन दो का प्रोडक्ट लें, क्या आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस टी
मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस टी का स्क्वायर रूट और 1 प्लस टी का स्क्वायर रूट 1 प्लस टी हो गया, नीचे 2 और 2 का स्क्वायर रूट, माइनस फार्मूले का इन दो को मल्टीप्लाई करें, एक दो सा और माइनस आएगा वो इसको प्लस में चेंज कर देगा, ऊपर मल्टीप्लाई होंगे 1 माइनस टी का स्क्वायर रूट और 1 माइनस टी का स्क्वायर रूट तो 1 माइनस टी आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, आई कंपोनेंट आ गया माइनस 1 प्लस टी का स्क्वायर रूट ओवर 2 माइनस माइनस प्लस, जे कंपोनेंट आ जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू जे, और ये दोनों एलसीएम सिंप्लीफाई हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम लेंगे जब इन दोनों का तो कितना एलसीएम आ जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर रूट, ऊपर 1 प्लस टी प्लस 1 माइनस टी, ये प्लस टी माइनस टी कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, वो भी नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास का आंसर आ गया माइनस 1 प्लस टी का स्क्वायर रूट ओवर 2 आई कंपोनेंट कोमा जे कंपोनेंट 1 माइनस टी का स्क्वायर रूट ओवर 2 और के कंपोनेंट में 1 प्लस 1 2 कैंसिल हो जाएगा 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। ये मेरे पास आंसर आ गया किसका, बाई नॉर्मल का। अब मालूम करेंगे टॉर्शन। टॉर्शन कैसे मालूम करेंगे, यूनिट स्पीड कर्व के लिए आप टॉर्शन बाई नॉर्मल के डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड लेंगे तो टॉर्शन आ जाएगा और फार्मूले को भी वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो इस बाई नॉर्मल का डेरिवेटिव लेते हैं और उसका मैग्नीट्यूड लेने से टॉर्शन आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, बाई नॉर्मल का डेरिवेटिव माइनस 1/2 और पावर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, पावर एक कम की तो माइनस 1/2 हो गई और 1 प्लस टी का डेरिवेटिव 1 हो गया। फिर सेकेंड कोऑर्डिनेट में इसी तरह से कांस्टेंट बाहर 1/2 लिख लें, 1 माइनस टी की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस टी की पावर एक कम कर दी, माइनस 1/2 हो गई और 1 माइनस टी का डेरिवेटिव -1 हो गया और लास्ट कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो गया। बी यूनिट का बाई नॉर्मल का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया ये -1/4 और इसको नीचे लिख लें तो 1 प्लस टी का स्क्वायर रूट, ये भी प्लस माइनस माइनस 1/4 और 1 माइनस टी का स्क्वायर रूट और 0। ये मेरे पास आ गया बाई नॉर्मल का डेरिवेटिव और इसका ले लेते हैं मैग्नीट्यूड, तो मेरे पास आ जाएगा टॉर्शन। इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, x का स्क्वायर 1/16, 1 प्लस टी प्लस y का स्क्वायर 1/16, 1 माइनस टी और प्लस जी का स्क्वायर 0 और इसका स्क्वायर रूट, और जब इसका एलसीएम लेंगे 16 और ऊपर ऐड करने पे हमारे पास t कैंसिल हो जाएंगे, 2 रह जाएगा और 1 प्लस टी और 1 माइनस टी, ये कैलकुलेशन थोड़ी देर पहले भी की थी, इस सारे का स्क्वायर रूट और टॉर्शन का आंसर आ गया हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा, 16 से 8 और a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले से ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये हमारे पास टॉर्शन का आंसर आ गया। तो हमने टॉर्शन भी कैलकुलेट कर लिया, कर्वेचर कैलकुलेट कर लिया, टॉर्शन कैलकुलेट कर लिया, यूनिट टेंजेंट, यूनिट नॉर्मल, यूनिट बाई नॉर्मल, सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया। सिर्फ वेरीफाई करना है किसको, फ्रेनेट सीरेट इक्वेशंस को। चूँकि यूनिट स्पीड कर्व थी तो कर्वेचर और टॉर्शन तो निकाले ही हमने, इनकी मदद से हैं, तो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट सेटिस्फाई हो रहे हैं ये दोनों फार्मूला ही, इनको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको चेक करना है। हमने चेक करना है कि जो यूनिट नॉर्मल का डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल है, माइनस कर्वेचर इंटू टी प्लस टॉर्शन इंटू बी के, ये चेक करते हैं जी। तो इसको वेरीफाई करने के लिए राइट हैंड साइड लेते हैं, इस राइट हैंड साइड में हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं कर्वेचर, टॉर्शन, टेंजेंट और बाई नॉर्मल की। कर्वेचर का आंसर देख लें वही आया था जो इस वक्त टॉर्शन का सामने लिखा हुआ है, ये लिख लेते हैं -1/8 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यूनिट टेंजेंट मेरे पास मौजूद है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस टी का स्क्वायर रूट ओवर 2
माइनस 1 माइनस टी का स्क्वायर रूट ओवर 2 और 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट, फिर प्लस टॉर्शन का आंसर यही है जो सामने मौजूद है, 1 ओवर 8 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और बाई नॉर्मल मेरे पास ये रहा माइनस 1 प्लस टी का स्क्वायर रूट ओवर 2, फिर 1 माइनस टी का स्क्वायर रूट ओवर 2 और 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद नॉर्मल का डेरिवेटिव लेंगे और देखेंगे दोनों सेम आते हैं या नहीं आते हैं। तो मैं इस वक्त सिंप्लीफाई कर रहा हूँ माइनस कर्वेचर टी प्लस टॉर्शन बी को। इस सिंप्लीफिकेशन में ये कॉमन ले सकते हैं, 1 ओवर 8 और 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉमन, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस टी का स्क्वायर रूट ओवर 2, और ये वाला ऐड कर लें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, माइनस 1 प्लस टी का स्क्वायर रूट ओवर 2। इस माइनस से सेकंड कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस टी का स्क्वायर रूट ओवर 2, और यहाँ से सेकंड कोऑर्डिनेट इस सेकंड कोऑर्डिनेट में ऐड हो जाएगा प्लस 1 माइनस टी का स्क्वायर रूट ओवर 2, और थर्ड कोऑर्डिनेट ये माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट हो गया, और यहाँ से थर्ड कोऑर्डिनेट इसमें ऐड हो जाएगा 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। बाहर वाला 1 ओवर 8 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और अंदर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम टर्म्स हैं, 2 बन जाएंगी, वो नीचे से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 1 प्लस टी का स्क्वायर रूट। सेकंड दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, 2 टाइम्स वो 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस टी का स्क्वायर रूट। थर्ड कोऑर्डिनेट में ये दोनों कैंसिल हो गए, 0। ये मेरे पास आ गया इस वक्त, इससे अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 प्लस टी का स्क्वायर रूट ओवर 8 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सेकंड कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर रूट ओवर 8 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और थर्ड कोऑर्डिनेट 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। और पहले भी सिंप्लीफिकेशन किया ये हमने, 1 माइनस टी स्क्वायर के फैक्टर्स बन जाएंगे, 1 प्लस टी और 1 माइनस टी, 1 प्लस टी का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस टी का स्क्वायर रूट रह जाएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में फैक्टर्स बनने के बाद 1 माइनस टी का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस टी का स्क्वायर रूट, और साथ में ये 8 भी और 0। ये मेरे पास आ गई है राइट हैंड साइड माइनस कर्वेचर टी प्लस टॉर्शन बी। लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो नॉर्मल है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। नॉर्मल हमारे पास था ये, और इसका डेरिवेटिव लेते हैं एन नॉर्मल का डेरिवेटिव, नीचे वाला 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज, 1 माइनस टी के स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेने के लिए पावर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस टी की पावर एक कम की, -1/2, और 1 माइनस टी का डेरिवेटिव -1। इस तरह सेकंड कोऑर्डिनेट में डिनोमिनेटर वाला 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज कांस्टेंट है, ऊपर की डेरिवेटिव लेने के लिए 1 प्लस टी के स्क्वायर रूट का पावर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, पावर एक कम की, -1/2, 1 प्लस टी का डेरिवेटिव 1, और थर्ड कोऑर्डिनेट में 0 का डेरिवेटिव 0। इस 2 को भी स्क्वायर रूट के नीचे लिखें तो 4 बन जाएगा, और 4 2 ज़ा 8 हो गया स्क्वायर रूट में, और ये नीचे आके स्क्वायर रूट बन जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर रूट, और ये वाला -1। सेकंड में भी इसी तरह से स्क्वायर रूट में 8 आ जाएगा, और नीचे 1 प्लस टी होल का स्क्वायर रूट ये, और थर्ड कोऑर्डिनेट 0। और देखें माइनस कर्वेचर इंटू टी प्लस टॉर्शन बी और n यूनिट का डेरिवेटिव क्या सेम है? अगर मैं इसको नंबर कर लूँ 1 और इसको नंबर कर लूँ
2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं दोनों सेम है। और मेरे पास आ गया n यूनिट का डेरिवेटिव इक्वल है माइनस के टी यूनिट प्लस टॉर्शन b यूनिट के, वेरीफाई हो गया। तो हमने क्वेश्चन में वो सारे काम कर लिए जो उसने कहे थे। हमने ये 5 की 5 वैल्यूज़ हमने मालूम भी कर ली और फ्रेनेट सीरेट फार्मूला ही वेरीफाई कर लिए। इस तरह का एक और क्वेश्चन है, उसको करते हैं। उसके अंदर अब मैं ये चेक करने वाला काम नहीं करवाऊंगा, वो आप खुद कर लेंगे, बाकी काम मैं करवा देता हूँ। तो एक पार्ट और देखते हैं इसी तरह का। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कर्व गिवन है, हमें कर्वेचर, टॉर्शन, यूनिट टेंजेंट, यूनिट नॉर्मल और यूनिट बाई नॉर्मल कैलकुलेट करने हैं। फ्रेनेट सीरेट इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी है, बिल्कुल उसी तरह से है, आप खुद कर सकते हैं। एक नया काम अलबत्ता इसमें करना है, शो ये करना है कि ये पार्ट 2 में इस वक्त जो हमारे पास कर्व है ये एक सर्कल है। क्या शो करना है? ये कर्व एक सर्कल है। और जब आप शो कर देंगे कि सर्कल है तो आपने मालूम करना है इस सर्कल का सेंटर, इस सर्कल का रेडियस और वो प्लेन जिसमें ये सर्कल है। सर्कल हमेशा प्लेन में ही होता है। हो सकता है आप परेशान हो रहे हो कि ये जो सर्कल है इसमें x कोऑर्डिनेट भी है, y कोऑर्डिनेट भी है, z कोऑर्डिनेट भी है, तो फिर ये प्लेन में कैसे है? ये तो स्पेस में है। फर्ज करें मेरे पास ये स्पेस है और फर्ज करें ये मेरे पास सर्कल है। ये सर्कल कहाँ है? स्पेस में। इसमें x कोऑर्डिनेट भी है, y कोऑर्डिनेट भी है, z कोऑर्डिनेट भी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन ड्रा करूँ इस तरह का बिल्कुल, तो ये सर्कल कहाँ आ जाएगा? इस प्लेन में आ जाएगा। गो के ये सर्कल स्पेस में है, इसके x, y और z कोऑर्डिनेट तीनों नॉन ज़ीरो हैं, लेकिन फिर भी ये किसी ना किसी प्लेन में ही है। सर्कल एक प्लेन कर्व होती है, स्पेस में होने के बावजूद वो किसी ना किसी प्लेन में होती है। वो वाला प्लेन भी हमने मालूम करना है। कैसे शो करेंगे कि ये जो कर्व है हमारे पास सर्कल है? याद है सर्कल का कर्वेचर कांस्टेंट होता है। हम इसका कर्वेचर मालूम करेंगे, अगर कांस्टेंट हुआ तो सर्कल होगा। नहीं, सिर्फ कर्वेचर कांस्टेंट होने से सर्कल नहीं होता। अगर ये प्लेन में होता तो फिर ठीक है, प्लेन में वो कर्व जिसका कर्वेचर कांस्टेंट होता है वो सर्कल ही होती है। लेकिन ये स्पेस में है। स्पेस में सर्कल के अलावा भी ऐसी कर्व्स होती हैं जिनका कर्वेचर कांस्टेंट होता है। याद करें, हीलिक्स का कर्वेचर हमने मालूम किया था, हीलिक्स का टॉर्शन भी मालूम किया था। हीलिक्स का कर्वेचर भी कांस्टेंट आया था, हीलिक्स का टॉर्शन भी कांस्टेंट आया था। सर्कुलर हीलिक्स का कर्वेचर और टॉर्शन हमने मालूम किए थे, दोनों कांस्टेंट आए थे। तो सिर्फ कर्वेचर के कांस्टेंट आने से ये नहीं प्रूव हो जाएगा कि कर्व सर्कल है। ये भी साबित करना पड़ेगा कि ये बेसिकली प्लेन में है किसी। कैसे साबित करेंगे? ये जो कर्व है जिसको हम सर्कल साबित करना चाहते हैं, कैसे साबित करेंगे कि ये कर्व प्लेन में है? याद करें लास्ट लेक्चर में हमने एक थ्योरम किया था। हमने कहा था कि जो गैमा हमारे पास स्पेस कर्व है ये प्लेन कर्व होगी। कब? इफ एंड ओनली इफ टॉर्शन इज 0। स्पेस कर्व भी प्लेन कर्व बन जाती है। ऐसी कर्व जिसके x, y, z तीनों कोऑर्डिनेट्स मौजूद हों, वो भी किसी प्लेन में लाई कर सकती है अगर उसका टॉर्शन क्या हो? 0। तो मुझे इस कर्व को प्लेन कर्व प्रूव करने के लिए प्रूव करना पड़ेगा टॉर्शन 0 है, और सर्कल प्रूव करने के लिए प्रूव करना पड़ेगा कर्वेचर कांस्टेंट है। जब दोनों बातें प्रूव होंगी तो प्रूव हो जाएगा कि ये सर्कल है। अकेला कर्वेचर कांस्टेंट प्रूव करने से सर्कल नहीं होगा। कर्वेचर कांस्टेंट हीलिक्स का भी होता है। टॉर्शन को 0 भी प्रूव करना पड़ेगा। ये दो बातें गारंटी कर देंगी कि ये सर्कल है, जब कर्वेचर कांस्टेंट हो जाएगा और टॉर्शन 0 हो जाएगा। ये वाली कैलकुलेशंस आप खुद कर सकते हैं, दरमियान में मैं भी कर लूँगा, लेकिन मेंशन नहीं करूँगा कि मैं ये कर रहा हूँ। फ्रेनेट सीरेट फार्मूला की वेरिफिकेशन भी आप खुद करेंगे। मैं कर्वेचर निकालने लगा हूँ कांस्टेंट, टॉर्शन निकालने लगा हूँ 0, वहाँ से प्रूव हो जाएगा ये सर्कल है। फिर मैं बात करूँगा, सोचूंगा कि मैं कैसे मालूम करूँ इसका सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, और ये जिस प्लेन में है उस प्लेन की इक्वेशन क्या है। तो मालूम करना चाहता हूँ फिलहाल मैं कर्वेचर और टॉर्शन। इस स्केमा का डेरिवेटिव ले लेते हैं।
गैमा डॉट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 4/5 कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, सेकंड कोऑर्डिनेट में 1 का 0 माइनस साइन टी का कॉस टी, और थर्ड कोऑर्डिनेट में -3/5 और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, तो ये माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा साइन टी। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अगर तो ये यूनिट स्पीड कर्व हुई तो हमारे लिए आसानी रहेगी। इसका मैग्नीट्यूड मालूम कर लिया, x का स्क्वायर यानी 16/25 साइन स्क्वायर टी प्लस y का स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस z का स्क्वायर 9/25 साइन स्क्वायर टी, और इस सारे का स्क्वायर रूट। फर्स्ट और थर्ड टर्म में से साइन स्क्वायर कॉमन, 16/25 प्लस 9/25 साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, और इस सारे का स्क्वायर रूट। 25 एलसीएम लेंगे, 16 प्लस 9 25 बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी ये साइन स्क्वायर टी आ गया हमारे पास प्लस कॉस स्क्वायर टी, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के। तो हमारे पास गैमा डॉट टी का जो नॉर्म है वो कितना आ गया 1 आ गया। नॉर्म 1 आने का मतलब है ये कर्व कैसी है, यूनिट स्पीड कर्व है। गैमा ऑफ टी इज ए यूनिट स्पीड कर्व। तो ये जो गैमा डॉट आया है यही हमारे पास टेंजेंट आ गया, टेंजेंट बन गया, यूनिट टेंजेंट बन गया -4/5 साइन टी और माइनस कॉस टी और 3/5 साइन टी। इसको डिफरेंशिएट करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास कर्वेचर आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट किया, टी यूनिट का डेरिवेटिव -4/5 फर्स्ट टर्म में कांस्टेंट है एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस टी, सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस कॉस का माइनस साइन तो ये प्लस साइन टी हो जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में 3/5 और साइन टी का कॉस टी। ये मेरे पास यूनिट टेंजेंट का डेरिवेटिव आ गया और कर्वेचर हो जाएगा मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड, वो आ जाएगा x का स्क्वायर 16/25 कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 9/25 कॉस स्क्वायर टी। बिल्कुल इसी तरह की कैलकुलेशंस हो जाएंगी। फर्स्ट और थर्ड टर्म में से कॉस स्क्वायर कॉमन, 16/25 प्लस 9/25 ऐड होके 1 बन जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, और कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 आ गया। कर्वेचर का आंसर मेरे पास कितना आ गया 1 आ गया। कर्वेचर का आंसर 1 आ गया। लगता है कि कर्व सर्कल है, अभी कंफर्म नहीं हुआ कि सर्कल है। कब सर्कल कंफर्म होगा हम डिस्कस कर चुके, जब टॉर्शन भी 0 निकल आएगा तो फिर ये प्लेन कर्व बन जाएगी, और प्लेन कर्व में जिस कर्व का कर्वेचर कांस्टेंट हो वो सर्कल होता है। तो कर्वेचर 1 निकल आया, टॉर्शन निकालते हैं। टॉर्शन निकालने के लिए नॉर्मल निकालने लगा हूँ। पहले नॉर्मल होगा टी यूनिट का डेरिवेटिव ओवर इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड चूँकि 1 आया है, यही हमारे पास नॉर्मल यूनिट नॉर्मल है, -4/5 कॉस टी साइन टी और 3/5 कॉस टी। ये मेरे पास यूनिट नॉर्मल का आंसर आ गया। टॉर्शन निकालने के लिए मैं बाई नॉर्मल निकालने लगा हूँ। बाई नॉर्मल इक्वल होगा टेंजेंट क्रॉस नॉर्मल के। हम देख चुके हैं टेंजेंट नॉर्मल और बाई नॉर्मल राइट हैंडेड सिस्टम बनाते हैं। उस राइट हैंडेड सिस्टम में टेंजेंट नॉर्मल और बाई नॉर्मल से बनता है राइट हैंडेड सिस्टम, तो टेंजेंट और नॉर्मल के क्रॉस से बन गया बाई नॉर्मल। और डिटर्मिनेंट आई जे और के टेंजेंट के कंपोनेंट्स। टेंजेंट मेरे पास है ये, इसके कंपोनेंट्स हैं -4/5 साइन टी माइनस कॉस टी और 3/5 साइन टी। और फिर थर्ड रो में नॉर्मल के कंपोनेंट्स जो मेरे पास हैं -4/5
cos t sin t और 3/5 cos t। ये बाइनॉर्मल है, कैलकुलेशंस कर लेते हैं। i के साथ आ जाएगा हमारे पास इन दो का प्रोडक्ट -3/5 cos स्क्वायर t माइनस इन दो का प्रोडक्ट -3/5 sin स्क्वायर t के माइनस फार्मूले का जे के साथ आ जाएगा। इन दो का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा -12/25 sin t cos t। फिर माइनस फार्मूले का इन दो का प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12/25 sin t cos t और प्लस के कंपोनेंट के साथ इन दो का प्रोडक्ट -4/5 sin स्क्वायर t। फिर माइनस फार्मूले का इन दो का प्रोडक्ट 4/5 cos स्क्वायर t। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बाइनॉर्मल हमारे पास आ गया। इन दो टर्म्स में से -3/5 कॉमन, अंदर cos के प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो -3/5 i हो गया। इस टर्म में -12/25 sin t cos t प्लस और माइनस का कैंसिल हो गए, तो ये -0j हो गया, चाहे +0j लिख लें एक ही बात है। k के साथ -4/5 कॉमन, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो -4/5 k आ गया। यानी मेरे पास जो यूनिट बाई नॉर्मल है वो आ गया -3/5 0 और -4/5। बाई नॉर्मल की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई है। गो के मैंने कहा था मैं नहीं बताऊंगा, हो जाएगा काम दरमियान में। मैं इस दूसरे हिस्से पे फोकस कर रहा हूँ। सर्कल साबित करने के लिए कर्वेचर कांस्टेंट निकल आया है, टॉर्शन 0 प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। टॉर्शन अब कैसे निकलेगा? ये जो बाई नॉर्मल है इसका डेरिवेटिव लेकर मैग्नीट्यूड लेंगे तो टॉर्शन निकल आएगा। बाई नॉर्मल का डेरिवेटिव लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कांस्टेंट, सेकंड में कांस्टेंट, थर्ड में कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव 0 0 0 आ गया। और इसका क्या मतलब हो गया? जो टॉर्शन है वो इस बाई नॉर्मल के डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड है और वो कितना है? 0 है। टॉर्शन 0 निकल आया और टॉर्शन 0 निकलने का मतलब हो गया गैमा इज ए प्लेन कर्व। गैमा प्लेन कर्व प्रूव हो गया और इसका कर्वेचर कांस्टेंट है, 1 है। इसका मतलब प्रूव हो गया कि गैमा इज ए सर्कल। एक बात हमने प्रूव कर ली है कि ये जो कर्व है ये एक सर्कल है। प्रूव हो गया कि ये एक सर्कल है। मालूम करना है इसका सेंटर, रेडियस और वो प्लेन जिस प्लेन में ये सर्कल लाई कर रहा है। याद करें जब हमने सर्कल्स के लिए कर्वेचर मालूम किया था तो हमने देखा था कि जिस सर्कल का रेडियस r हो उसका कर्वेचर 1/r निकलता है। कर्वेचर है वो रेडियस से रेसिप्रोकल है, या रेडियस कर्वेचर का रेसिप्रोकल है। यहाँ पे अब हमारे पास सर्कल का कर्वेचर मौजूद है, रेडियस चाहिए। जो सर्कल का रेडियस है वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो इक्वल आ जाएगा 1/कर्वेचर के, कर्वेचर के रेसिप्रोकल। रेडियस का रेसिप्रोकल कर्वेचर निकल आता है, कर्वेचर का रेसिप्रोकल रेडियस हो गया। कर्वेचर हम निकाल चुके हैं, कर्वेचर कितना निकला है? 1, तो 1/1 यानी इसका रेडियस 1 आ गया। रेडियस मालूम कर लिया हमने, कितना आ गया? रेडियस 1 आ गया। मालूम करना चाहता हूं मैं ये किस प्लेन में है। जब भी कोई कर्व स्पेस में होती है तो हमारे पास कर्व के हर पॉइंट के लिए क्या आता है? टेंजेंट, यूनिट टेंजेंट, यूनिट नॉर्मल और यूनिट बाई नॉर्मल। यहाँ पे यूनिट बाई नॉर्मल जो है वो कांस्टेंट वेक्टर है, वो चेंज नहीं हो रहा। वो चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब है अगर ये वेक्टर चेंज नहीं हो रहा तो ये टेंजेंट और नॉर्मल वाला जो प्लेन है
ये बाई नॉर्मल उसके साथ हमेशा 90 का एंगल बना रहा है, ये नहीं चेंज हो रहा, तो टेंजेंट और नॉर्मल वाला प्लेन भी चेंज नहीं हो रहा। बेसिकली जो कर्व है वो हमारी टेंजेंट और नॉर्मल वाले प्लेन में लाई कर रही है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई कर रही है। हमने ये बात प्रूव भी की थी जब हमने प्रूव किया था कि टॉर्शन 0 हो तो कर्व कौन सी होती है, प्लेन कर्व होती है। और वहाँ पे भी हमने प्रूव किया था कि बाई नॉर्मल बेसिकली उस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर बनता है और बाई नॉर्मल कांस्टेंट वेक्टर होता है, वो प्लेन ऑस्कुलेटिंग प्लेन ही होता है। और ऑस्कुलेटिंग प्लेन थ्रू आउट द कर्व किसी भी पॉइंट पर चेंज नहीं होता। कर्व कहाँ होती है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन में। तो ये जो हमारे पास प्लेन है बेसिकली ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन है। सर्कल इज लाइंग इन ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो बेसिकली मुझे ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है। उसके लिए मेरे पास बाई नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर मौजूद है और बाई नॉर्मल मेरे पास कितना है, -3/5, 0 और -4/5। और अगर मुझे पता चल जाए उस प्लेन का एक पॉइंट, तो पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर की मदद से मैं प्लेन की इक्वेशन लिख सकूंगा। पॉइंट कैसे मालूम कर सकता हूँ, बेसिकली अब मेरी जो कर्व है वो ऐसे एक सर्कल बन रहा है। ये मैंने सर्कल के ऊपर कोई सा पॉइंट लिया, ये यूनिट टेंजेंट, ये यूनिट नॉर्मल। जो सर्कल का सेंटर आएगा वो इस नॉर्मल के ऊपर आएगा। कहाँ आएगा, नॉर्मल के ऊपर। और अगर मुझे इस सेंटर का पोजीशन वेक्टर निकालना हो, कर्व के किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, कर्व के किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है वो मेरे पास गैमा है। ये ओरिजिन है, ये कर्व के किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गैमा, ये मेरे पास इस सर्कल का सेंटर आ गया जो नॉर्मल के ऊपर आ रहा है। और ये पोजीशन वेक्टर मुझे चाहिए, यही मेरे पास क्या है, सेंटर है। कैसे बनेगा, आर बनेगा किसके इक्वल, हेड टू टेल रूल से गैमा कर्व का पोजीशन वेक्टर प्लस नॉर्मल, और इस नॉर्मल के साथ इस सर्कल का रेडियस मल्टीप्लाई कर लें यूनिट नॉर्मल के साथ, तो ये वेक्टर आ जाएगा। और रेडियस कितना है, 1/कर्वेचर। यहाँ से मेरे पास क्या निकल आएगा, सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो मेरे पास कर्व है गैमा, इस कर्व का सेंटर निकल आएगा आर गैमा प्लस 1/कर्वेचर और नॉर्मल। और गैमा किसके इक्वल है, 4/5 cos t, 1 - sin t और -3/5 cos t प्लस 1/कर्वेचर कितना है, 1। और नॉर्मल कहाँ है मेरे पास, नॉर्मल हम निकाल चुके हैं, वो मैं लिख रहा हूँ। नॉर्मल मेरे पास आया था ये मेरे पास नॉर्मल का आंसर आया था। तो r कितना बन जाएगा, जब इनको ऐड करेंगे तो फर्स्ट दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, 0, सेकंड कोऑर्डिनेट -sin t + sin t कैंसिल हो जाएगा 1, और थर्ड कोऑर्डिनेट कैंसिल हो जाएगा 0। ये मेरे पास क्या आ गया, इस सर्कल का सेंटर। आखिरी काम रह गया, हमने मालूम करनी है प्लेन की इक्वेशन। जिस प्लेन में ये सर्कल है हम डिसाइड कर चुके हैं, ये सर्कल ऑस्कुलेटिंग प्लेन में है। ऑस्कुलेटिंग प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हमें पता है, बाई नॉर्मल है। इस सर्कल का हमें सेंटर पता चल गया है, ऑब्वियसली ये सेंटर भी उसी प्लेन में है। अब मुझे प्लेन के बारे में दो चीज़ें पता चल गई हैं, एक सेंटर और एक नॉर्मल वेक्टर। ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो जिसमें इस वक्त सर्कल मौजूद है उसकी इक्वेशन निकालने लगा हूँ मैं। वो प्लेन जो है वो पास कर रहा है इस पॉइंट में से जो कि सेंटर है हमारे सर्कल का, 0, 1 और 0। और उसका नॉर्मल वेक्टर जो है वो बाई नॉर्मल वेक्टर है। बाई नॉर्मल वेक्टर जो है वो मेरे पास है कितना, -3/5, 0 और -4/5। बाई नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स को अगर मैं A, B और C कह लूँ, और जो पॉइंट है अगर उसके कोऑर्डिनेट्स को मैं x1, y1, z1 कह लूँ, तो मुझे मालूम करना है प्लेन। और अगर मुझे नॉर्मल वेक्टर पता हो, पॉइंट पता हो, तो प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन मैंने लिखवाई हुई है आपको, वो होती है A × x - x1
प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जी माइनस जी वन। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ए इस वक्त है -3/5, एक्स माइनस एक्स वन है 0, प्लस बी है मेरे पास 0, ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं रह गई y माइनस वाई वन को। सी है मेरे पास -4/5 और z माइनस जी वन है मेरे पास 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -3/5x माइनस 4/5 z इज इक्वल टू 0, -5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3x प्लस 4z इज इक्वल टू 0। ये उस प्लेन की इक्वेशन आ गई जिस प्लेन में हमारा सर्कल मौजूद है, ये वाला। ये प्लेन कोई कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं है, यानी ना तो ये एक्स वाई प्लेन है, ना वाई जी प्लेन है, ना एक्स जी प्लेन है। ये प्लेन कोई स्पेस में प्लेन है, लेकिन बहरहाल है प्लेन। और ये कर्व सर्कल है, ये हमारी एक प्लेन कर्व है। बाकी सारी कैलकुलेशन जो क्वेश्चन में कही थी मैंने करवा दी है। सिर्फ एक रह गया है कि ये वाला फ्रेनेट सीरेट फार्मूला आपने वेरीफाई करना है, चेक करना है। ऑब्वियसली आपके पास सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, इसमें पुट करेंगे और नॉर्मल का डेरिवेटिव ले लेंगे, दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन आज के लेक्चर में और करेंगे और वो है ऑस्कुलेटिंग सर्कल किसको कहते हैं। एक सर्कल डिफाइन करने लगे हैं जिसको हम ऑस्कुलेटिंग सर्कल या सर्कल ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। किस तरह के सर्कल को कहते हैं देखते हैं। अगर फर्ज करें हमारे पास गैमा एक रेगुलर कर्व हो और ये गैमा ऑफ टी, इस कर्व पे कोई पॉइंट है, इस डायरेक्शन में फर्ज करें ये कर्व मूव कर रही है, ये इसका टेंजेंट वेक्टर है और फर्ज करें ये इसका नॉर्मल वेक्टर है। इसका कर्वेचर इस पॉइंट पर कितना है, फर्ज कर लेते हैं इस पॉइंट पर जो कर्वेचर है वो इसका k है। इस पॉइंट पर मैं एक ऐसी कर्व ढूंढना चाहता हूं जिसका कर्वेचर इतना ही हो जितना कर्व का है और वो कर्व मुझे पहले से मालूम हो, वेल नोन कर्व हो। ये वाली कर्व तो पता नहीं कौन सी है, मुझे इक्वेशन नहीं मालूम इसकी, लेकिन मैं एक ऐसी कर्व मालूम करना चाहता हूँ वो कर्व भी इसी पॉइंट में से पास कर रही हो और उस कर्व का कर्वेचर भी इतना ही हो जितना कर्वेचर इस कर्व का है। याद है कौन सी कर्व है? और वो कर्व आपको मालूम है। वैसे तो जीरो कर्वेचर वाली कर्व भी आपको मालूम है कि वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जी वो कर्व बताएं जिसका कर्वेचर 1 है, मैं कहूँ वो कर्व बताएं जिसका कर्वेचर 1/2 है, वो कर्व बताएं जिसका कर्वेचर -1/3 है, बता सकेंगे? बिल्कुल सही याद आ रहा है आपको, आप बता सकेंगे। कांस्टेंट कर्वेचर वाली कर्व हमेशा एक सर्कल होती है। यानी आप कह सकते हैं कि के कर्वेचर वाली ही कर्व अगर मुझे वेल नोन कर्व चाहिए तो वो यहाँ से पास करता हुआ एक सर्कल हो सकता है। एक ऐसा सर्कल जिसका टेंजेंट वही हो जो इस कर्व का टेंजेंट है, इस पॉइंट में से पास करे। और इसका रेडियस कितना हो, अगर हम चाहते हैं कि कर्वेचर के आए तो रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस जो है इस सर्कल का, ये जो मैंने बनाया है, इसका रेडियस 1/k लेंगे। अगर रेडियस 1/k लेंगे तो कर्वेचर k हो जाएगा। मैं इस अजम्पशन के साथ चल रहा हूँ कि चलें ये सारा कर्वेचर जो है वो पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होगा तो रेडियस आप 1/k का मॉडुलस ले लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, तब भी आप सर्कल ऑफ कर्वेचर मालूम कर सकेंगे। तो ये जो सर्कल मैंने मालूम किया है जो कर्व के इस पॉइंट में से पास कर रहा है, जो पॉइंट इस वक्त हमने फिक्स कर लिया है, और इसका कर्वेचर उतना ही है जितना कर्व का कर्वेचर है। कर्व का कर्वेचर अगर k था तो सर्कल मैंने ऐसा बनाया है कि इस पॉइंट में से पास करे और रेडियस 1/k ले लिया है। रेडियस 1/k ले लिया है तो इसका कर्वेचर ऑब्वियसली, अगर सर्कल का रेडियस r हो तो कर्वेचर 1/r हो जाता है। रेडियस 1/k ले लिया है तो कर्वेचर k हो जाएगा। ये जो सर्कल मैंने बनाया है जो इस पॉइंट P में से पास कर रहा है, जो मैंने इस वक्त कर्व के ऊपर लिया हुआ है, ये सर्कल को हम सर्कल ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अगर मेरे पास P कर्व के ऊपर कोई एक पॉइंट है तो सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या होगा, एक सर्कल होगा जिसमें एक बात हमें ये गिवन होगी
कि वो पास कर रहा है कहाँ से, इसी पॉइंट P में से। दूसरी बात, उसका रेडियस जो है वो कितना होगा, उसका रेडियस जो है वो हमारे पास 1/k होगा। ये जो सर्कल होगा जिसको हम ऑस्कुलेटिंग सर्कल या सर्कल ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं, ये हमेशा ऑस्कुलेटिंग प्लेन में होगा। कहाँ होगा, ऑस्कुलेटिंग प्लेन में। तो सर्कल ऑफ कर्वेचर कौन सा सर्कल है, वो सर्कल है जो कर्व के पॉइंट में से P में से पास करे, जिसका रेडियस, अगर पॉइंट P पे कर्वेचर K है और पॉजिटिव है तो जिसका रेडियस 1/k हो, अगर कर्वेचर नेगेटिव होगा तो रेडियस 1/k का मॉडुलस ले लेंगे, और वो सर्कल कहाँ मौजूद हो, ऑस्कुलेटिंग प्लेन में। ये मुझे पता चल गया इसका पॉइंट और रेडियस। सेंटर मुझे नहीं पता चला अभी तक। सेंटर इस नॉर्मल वाली लाइन पर ही होगा। कहाँ पर होगा, इतने डिस्टेंस पर जितना इस सर्कल का रेडियस है, और कितना रेडियस है 1/k। अगर मैं इस सर्कल ऑफ कर्वेचर का सेंटर निकालना चाहूँ, ये कर्व का पोजीशन वेक्टर गैमा है, इस सेंटर का पोजीशन वेक्टर r है, ये वाला वेक्टर आप देख सकते हैं नॉर्मल की डायरेक्शन में है, इसकी लेंथ 1/k है, तो ये वाला वेक्टर बेसिकली 1/k इंटू n यूनिट वेक्टर है। अगर मेरे पास r जो है, r क्या है, सेंटर ऑफ ऑस्कुलेटिंग सर्कल। तो इस ऑस्कुलेटिंग सर्कल का जो सेंटर है वो इक्वल होगा हेड टू टेल रूल से गैमा प्लस 1/kn। तो ऑस्कुलेटिंग सर्कल एक सर्कल है, आपके पास कोई स्पेस कर्व है, रेगुलर कर्व है, P उस कर्व पे कोई पॉइंट है। अगर आप एक ऐसा सर्कल बनाएं जो पॉइंट P में से पास करे, जिसका रेडियस कर्व के कर्वेचर का रेसिप्रोकल हो, यानी जिस सर्कल का कर्वेचर कर्व के कर्वेचर के बराबर हो, और ये वाला टेंजेंट उस सर्कल का टेंजेंट हो, ये सर्कल ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करे, इस सर्कल का सेंटर नॉर्मल के ऊपर हो, और रेडियस चूँकि कर्वेचर का रेसिप्रोकल लिया है तो इस रेडियस 1/k हो। इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हैं, गैमा प्लस 1/kn है। तो ऐसे सर्कल को हम ऑस्कुलेटिंग सर्कल कहते हैं। बेसिकली हम गिवन कर्व को एक ऐसी कर्व से अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं जिसका कर्वेचर हमें मालूम है। इस पॉइंट के करीब करीब ये कर्व इस सर्कल जैसी है। जैसे जैसे दूर चलते चले जाएंगे डिफरेंट होती जाएगी। आप हर पॉइंट के ऊपर ऑस्कुलेटिंग सर्कल जो है वो ड्रा कर सकते हैं। इस पॉइंट के ऊपर ऑस्कुलेटिंग सर्कल ऐसा होगा कि इस पॉइंट के ऊपर इस कर्व का कर्वेचर, कर्व की बेंडिंग और सर्कल की बेंडिंग क्या होंगे, सेम होंगे। तो जब भी हमने किसी कर्व को, रेगुलर कर्व को किसी वेल नोन कर्व से अप्रॉक्सीमेट करना हो कि दोनों का कर्वेचर सेम हो, तो वो वेल नोन कर्व कौन सी कर्व होगी, ऑस्कुलेटिंग सर्कल होगा या सर्कल ऑफ कर्वेचर होगा। ऐसा सर्कल लेंगे जिसका कर्वेचर उतना ही हो जितना कर्वेचर कर्व का है। ऑस्कुलेटिंग सर्कल या सर्कल ऑफ कर्वेचर वो होगा जो कर्व के पॉइंट P की बात कर रहे हैं, तो जो पॉइंट P में से पास करे, जिसका रेडियस 1/k हो। लेकिन पॉइंट और रेडियस की मदद से सिर्फ उस सर्कल को मालूम करना पॉसिबल नहीं होगा, हमें पता होना चाहिए उसका सेंटर क्या है, वो किस प्लेन में है। अगर तो प्लेन XY प्लेन हो तो फिर सेंटर और रेडियस से सर्कल मालूम हो सकता है, लेकिन सिर्फ पॉइंट और रेडियस इक्वेशन मालूम करना उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगा जब तक हमें ये भी ना पता हो कि वो सर्कल किस प्लेन में है। वो सर्कल हमारी डेफिनेशन के मुताबिक ऑस्कुलेटिंग प्लेन के अंदर होगा, और उसका सेंटर अगर आप मालूम करना चाहते हैं, अगर कर्व के जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर गैमा है, कर्वेचर उस पॉइंट पे कैपा है, तो जो सेंटर होगा, सेंटर का पोजीशन वेक्टर r इक्वल होगा गैमा प्लस 1/kn के। ये हमने सीखा है ऑस्कुलेटिंग सर्कल किसको कहते हैं। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्पेस कर्व को प्रूव करेंगे।